हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइज। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 20 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं और एक आर्टिकल प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर ले रखा है। पहला आर्टिकल बात करता है हमारा नेशनल वेब पोर्टल एक बनाने की बात हो रही है, जिसका पर्पस होगा फॉरेस्ट राइट एक्ट को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना। ये जीएस पेपर 2 और 3 के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस आर्टिकल में आपको नाम बताऊंगा उस पोर्टल का, साथ ही साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बताऊंगा और इन सब से कनेक्टेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कौन कौन से पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ऐड करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है विद रिगार्ड टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बट यहाँ पे मेन जो चीज़ बात होगी वो सीएसआर के ऊपर बात होगी। ये जो आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल जस्टिस पे एक बहुत ही अहम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अहम बात बोली है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। पर्टिकुलरली आप देखोगे तो ये क्या शो कर रहा है, जीएस 222 में जो क्वेश्चन उठा है ये उसको शो कर रहा है आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कर रहा है। मतलब जो भी आपकी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस क्रिएट हो रखी हैं इनवर्स पूरे इन्वायरमेंट में, उन सब का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये किस तरीके से एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, आपको डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केसेस। तो यहाँ पे ये जो केस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, इसका इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से एड ऑन्स और पॉइंट्स लिख पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक अहम जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही हैं मैं आपको बताऊंगा। क्या मतलब है जुडिशियल सेंसिटिविटी कहने का, क्या एस्पेक्ट है एविडेंस कहने का, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं बहुत ही इत्मीनान से वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा क्या कहा गया है और जो चीज़ कही गई उसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, वो सारे सीक्वेंस में आपको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एमपीसी मिनट के ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर। रिसेंटली आपने सुना होगा कि बहुत लो इन्फ्लेशन होने की वजह से आरबीआई ने जो अपने रेट्स होते हैं उसमें कटिंग की थी, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से ये लो इन्फ्लेशन और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या कौन सी ऐसी एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइज के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल क्या बात कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट डेवलप कर रहे हैं एक सिंगल विंडो नेशनल वेब पोर्टल। मतलब एक वेब पोर्टल बनेगा जिसका मेन काम क्या होगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करना। एंड व्हेन आई एम सेइंग फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करना, इट मींस कि इस एफआरए एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस होंगे उन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए ये आपका नेशनल वेब पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल का काम क्या होगा कि जो कुछ भी फॉरेस्ट राइट्स होंगे उसकी क्लेम फाइलिंग, प्रोसेसिंग, मॉनिटरिंग, साथ ही साथ जो डिजिटल टाइटल डीड इश्यूमेंट्स होते हैं सब कुछ इस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ फॉरेस्ट राइट का मतलब क्या होता है। फॉरेस्ट मतलब क्या है, जंगल। राइट मतलब क्या होता है, अधिकार। तो आप कैसे बोलोगे, जंगल के अधिकार मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं उनके पास क्या अधिकार होंगे, उनके पास किस किस तरीके से काम करने के तरीके उनको प्रतिबंधित होंगे, या सरकार ने किन चीज़ों के ऊपर रोक लगाई है, कौन से काम वो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार अलाउ करती है बाय दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस होता है, ठीक है। जो इसका बेटा वर्जन है उसका नाम तरंग है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी में अक्सर टर्म डाल देते हैं तरंग। आप बताइए तरंग क्या है, तो आप बोलोगे भैया ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए किया गया था जिससे प्रॉपर प्रोसेसिंग, क्लेम फाइलिंग की जा सके। फोकस क्या होगा, जियो टैगिंग की जाएगी फॉरेस्ट राइट्स की। मतलब जो भी जंगल में अधिकार मिलते हैं जंगल में रहने वाले लोगों को, उनकी जियो टैगिंग की जाएगी। जो रिकॉर्ड्स होंगे उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। साथ ही साथ जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा जिससे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सभी को मिल सकें। अब जब वेलफेयर स्कीम्स की बात हो रही है तो आपको
पता होना चाहिए बहुत सारी स्कीम, जैसे पीएम जनमन स्कीम है, तो ये किस लिए थी? ये आपकी जो आपके शेड्यूल ट्राइब पर्टिकुलरली उसके अंदर जो सब ग्रुप है पीवीटीजीज, उनके लिए बनाई गई थी। अब जब पीवीटीजीज की बात हो रही, दैट मीन्स यहाँ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का अर्थ है इसका। अब आपको पता होगा यूपीएससी ने इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं, किस कमीशन के अनुसार या किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो नेशनल वेब पोर्टल है किस लिए है? फॉरेस्ट राइट एक्ट को प्रॉपर तरीके से डिसबर्स किया जा सके, इसके प्रोविजंस का फायदा सबको मिल सके, इस वजह से ये पोर्टल बेसिकली बनाया गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में। ये क्या है? ये जो इंडिविजुअल और कम्युनिटी जो फॉरेस्ट में रहती हैं उनके अधिकारों को रिकॉग्नाइज करता है, जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ जो बाकी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब जो बाकी ट्रेडिशनल लेवल पे या बहुत पहले से फॉरेस्ट में रहने वाले लोग जो हैं, उनके अधिकारों का भी ये रिकॉग्निशन करता है एक्ट, ठीक है। साथ ही साथ ये जो फॉरेस्ट लैंड है और जो आपकी ऐसी लैंड फॉर जनरेशन यूज़ हो रही है, ये उसके ऊपर एक्ट अप्लाई होता है। यहाँ पे राइट्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे लैंड ओनरशिप के, हैबिटेशन क्या होगा वो इंक्लूड होगा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब जो जंगल होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे खेती की बात नहीं, प्रोडक्शन मतलब जो पेड़ होगा उससे फल गिरेगा या फिर उससे कोई दूसरी चीज़ें निकलेंगी, जो भी होगा। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात भी इसी फॉरेस्ट राइट एक्ट में की जाती है। ग्रेजिंग, कितना ज़्यादा यहाँ से फॉरेस्ट से आप चारा ले सकते हो जानवरों के लिए, कम्युनिटी का मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हैं इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट राइट एक्ट में। साथ ही साथ जो ग्राम सभा है वो की अथॉरिटी है इनिशिएट करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए क्लेम। और ये एम इसका क्या है? एंश्योर करना कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी दी जा सके, सोशल जस्टिस मिल सके और फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे कवर होते हैं? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंडर में कवर होते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पॉइंट होता है कि ये जो नेशनल फॉरेस्ट राइट एक्ट वेब पोर्टल बनाया जा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो ये आपके मेंस के लिए काफ़ी रेलेवेंट है, तो आपको पता होना चाहिए पहला इम्पैक्ट क्या है। जो फास्टर और ट्रांसपेरेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पा रहा था, जब ये नेशनल वेब पोर्टल होगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा, एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग हो जाएगी, डीले और करप्शन भी रिड्यूस होगा क्योंकि क्लेम को ट्रैक कर पाएंगे जो ग्राम सभा के लोग हैं। साथ ही साथ सिक्योर लैंड टेन्योर होगा वाया डिजिटल, टैंपर प्रूफ टाइटल डीड होंगी यहाँ पे। प्लानिंग और गवर्नेंस काफ़ी सही हो जाएगी जब जियो टैग्ड डेटा निकाला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एटलस मतलब क्या होता है? मैपिंग की जाएगी फॉरेस्ट राइट एक्ट की कि किस जहाँ पे किस लोकेशन पे कौन से लोगों को कितना अधिकार दिया गया है। जो वेलफेयर डिलीवरी है वो भी इम्प्रोवाइज हो जाएगी। ट्राइबल की लाइवलीहुड भी काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज होगी जब उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। उनके इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट को अच्छे तरीके से जब रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो वो और स्ट्रांगर हो जाएगी। डेटा ड्रिवन फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा तो बैलेंस करेगा कंजर्वेशन को और ट्राइबल राइट्स को, क्योंकि बैलेंस जरूरी है। अगर कंजर्वेशन हो रहा है दैट मीन्स वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से कंजर्व किया जा रहा है, सेफ गार्ड किया जा रहा है। लेकिन जब प्रॉपर अच्छे फॉर्म में नेशनल का जो FRA वेब पोर्टल है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ट्राइबल राइट्स भी प्रॉपर तरीके से बैलेंस होंगे और जो कंजर्वेशन है वो भी सही से होगा। ये कब हो पाएगा? जब डेटा ड्रिवन फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा, ठीक है। चलो, अब देखिए, मैंने पूरा फॉरेस्ट राइट की बात की, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब कभी भी फॉरेस्ट राइट के ऊपर बात हो रही है, कभी बात हो रही है ट्राइबल्स के ऊपर, तो जो मिनिस्ट्री इस चीज़ को ओवरसी करती है उसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में, वही सेम चीज़ जो आपका रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के रिगार्ड में कह रहे हैं कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यहाँ की नोडल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से इसको पढ़िए एक बार, 2019 का क्वेश्चन है, एज पर रीसेंट अमेंडमेंट टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यही सेम चीज आर्टिकल में डिस्कस हुई है, हैव द राइट टू फेल द बैम्बू ट्रीज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरियाज। क्या ऐसा है? क्या उनके पास अधिकार है कि वो बैम्बू को जो ग्रो हो रहा है फॉरेस्ट एरियाज में उसको गिरा सकते हैं? एज पर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, बैम्बू इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर की बात हो रही है, ठीक है। क्या इनके पास अधिकार है? आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ठीक है। सो एज पर ST एंड अदर ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, बैम्बू इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्या ऐसा है? यस, एब्सोल्युटली दिस इज राइट। फिर कह रहे हैं द शेड्यूल्ड ट्राइब और वही सेम एक्ट 2006 का अलाउ ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट, क्योंकि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनकी ओनरशिप को अलाउ करता है ये एक्ट टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑल्सो। सो 2 and 3 इज द राइट वन। बट यहाँ पे एक जो टर्म यूज किया है, हैव द राइट टू फेल,
तभी भी यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि इसके पास ये अधिकार है, और उस चीज़ को आप रेशनली सोचिएगा कि यार क्या इसके पास अधिकार होगा, ये चीज़ गिरा देगा। लेकिन यूपीएससी अक्सर कंफ्यूज करता है आपको। अक्सर कंफ्यूजन या एजम्पशन रॉन्ग कैसे होगी, आप सोचोगे यार बैम्बू लिखा है, बैम्बू यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो गिरा तो सकते ही हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, लिख रहे हैं हैव द राइट टू फेल दी बैम्बू ट्रीज जो ग्रोन इन दी फॉरेस्ट एरियाज वाली बात हो रही, तो वो गलत है यहाँ पे, ठीक है। सो 2 and 3 इज दी राइट वन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है जो मेन फोकस है, कई बार मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बता दिया है, लेकिन आज थोड़ा सा फोकस हम चेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि भाई जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अपने आप या इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड होती है, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन कि जो कुछ भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक कॉर्पोरेट या किसी कंपनी के पास होती है कि भैया मुझे अपने इस एक्स प्रॉफिट का वाई अमाउंट जो है हमें निकालना पड़ेगा, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सोशल वर्क करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया आप जो सोशल वर्क करते हो ना, उस सोशल वर्क में बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है, तो आपको अलग से नहीं बताने की जरूरत है कि आप इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आपको लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ कॉर्पोरेशन को एक लीगल पर्सन का दर्जा दिया है, कहा है कि भैया इनकी भी फंडामेंटल ड्यूटी है एज पर आर्टिकल 51A(G) कि भैया आपको इन्वायरमेंट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसको आप लिख लीजिए। अभी जो कॉर्पोरेशन है उसको एज अ लीगल पर्सन कहा गया है, और उनकी भी फंडामेंटल ड्यूटी वैसे ही होगी जैसे आप और बाकी आम नागरिकों की होती है। तो CSR कोई चैरिटी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कैसे 51A(G) जैसे लिखा ना, AG वाला कॉन्सेप्ट होता है, किसी को बुलाते हैं, तो ये वैसी वाली चीज़ है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, तो ये काफ़ी बड़ा आप इवोल्यूशन कह सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस होते हैं उनमें जो इंटरप्रिटेशन किया गया है। कंपनीज क्लेम नहीं कर सकती हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलें कि भैया हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहे हैं, साथ ही साथ वो डैमेज कर रही है इकोसिस्टम को, ये चीज़ नहीं हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है। अब ये चीज़ कब हाईलाइट हुई, जब पिटीशन हाईलाइट की गई जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है नियर एक्सटेंट फ्लैगशिप स्पीशीज है, कहाँ, एरिड ग्रासलैंड्स के, तो उनके ऊपर जब पिटीशन बड़ी थी कि भैया आप लोग जो काम कर रहे हो, मतलब जो वहाँ के कॉर्पोरेट्स हैं उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही थी, तो जब पिटीशन बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी बात बोली, तो अब इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि भैया आपको अब जो है एज अ लीगल पर्सन काम करना है, और आपके ऊपर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी अप्लाई होगा। व्हाट डज दिस मीन, अगर कोई भी फर्म हैबिटेट को डैमेज कर रही है तो उसे फंड करना पड़ेगा स्पीशीज की रिकवरी में और उसके कंजर्वेशन में, और ये जो CSR फंड है ये इन साइटू और एक्स साइटू कंजर्वेशन एफर्ट्स दोनों में होगा। अब आप ध्यान देंगे इसके ऊपर 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, इन साइटू पे ही पूछा है, एक्स साइटू पे ही पूछा है। इन साइटू मतलब क्या होता है, इन साइटू का अर्थ है इनसाइड आपका हैबिटेट, जब किसी स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है तो कहा जाएगा इनसाइड। एक्साइटू मतलब क्या होता है, जब उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी मैन मेड हैबिटेट में रख दिया जाए तब वो आपका कहलाएगा एक्साइटू कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम चीज जो हाईलाइट की है सुप्रीम कोर्ट में, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर हम इस पे जो क्वेश्चंस देखें क्या उठे हैं, यूपीएससी 24 में जो क्वेश्चन आया हुआ है विद रेफरेंस टू CSR एज इट इज पूछा गया है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है CSR रूल स्पेसिफाइज द एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर्ड एज CSR एक्टिविटीज। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। फिर कह रहे हैं CSR रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात को, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं तो स्टेटमेंट के बाद एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, और क्वेश्चन मार्क ला के क्वेश्चन टैग डालिए कि वाई सो, व्हाट इज दैट थिंग, हाउ इज इट सो पॉसिबल, ऐसे करके कुछ भी जो भी आपको अपनी भाषा में आ रहा है, डो नॉट गो ऑन इंग्लिश, डो नॉट गो ऑन हिंदी, आप अपनी भाषा में जो भी आपको समझ में आता हो उस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन टैग डालिए। तब डालोगे तो आपको पता चलेगा ऐसा नहीं है, बल्कि स्पेसिफाई किया गया है कि आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का 2 से 3% अमाउंट देना पड़ेगा एज CSR। ये चीज़ गवर्नमेंट ने बोली है, तो साथ ही साथ वन ओनली इज दी राइट वन, ठीक है। चलो फिर देखते हैं TPSC 2017 में क्या पूछा गया, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल सीक्स टू क्या है। तो यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखोगे, रिकवर फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग और रिमीडिंग एनवायरमेंटल डैमेज। तो ये जो 4 स्टेटमेंट है ये सही है। बाकी आप देखोगे अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट टू पॉल्यूटर, क्या ये कहता है पॉल्यूटर्स पे? नहीं, जिसने जितना पोल्यूशन किया है उसको उतना पे करना पड़ेगा। कलेक्ट पोल्यूशन टैक्स फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज, ये भी गलत
हो जाएगा। क्रिएट अ कंपनसेशन फंड बाय गवर्नमेंट एज इट इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर, क्या ये है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फोर्थ इज द राइट वन। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस के ऊपर। अब यहां टू द पॉइंट आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग को और जो आपका कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको डीपली डिस्टर्बिंग रियलिटी कहा है, उसको रिलेट किया है कि भाई ये इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रियलिटी है और जितने भी ऑर्गेनाइज ट्रैफिकिंग के नेटवर्क हैं वो कॉम्प्लेक्स लेयर्ड स्ट्रक्चर में रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्बरिंग करते हैं और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया। यहाँ पे अभी तक क्या होता था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर एक अलग है, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको कंबाइन किया और साथ ही साथ कहा कि भैया जो आपकी माइनर इनकंसिस्टेंसीज हैं, जब कभी किसी बच्चे की ट्रैफिकिंग हुई है तो उसमें ये नहीं होना चाहिए बच्चा बोल रहा है, अगर कोई एक नाबालिग बच्चा है, ठीक है, नाबालिग बच्चा बोल रहा है कि मेरे साथ ये XYZ काम हुआ है, तो उसको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको ये मत बोलो कि वो तो भाई नाबालिग है, ऐसे ही बोल रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अहम स्टैंड लिया है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना स्टे बोल रहे हो कि नहीं ये तो माइनर है, हमें कोई और इंसान चाहिए प्रूफ देने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे बोला है जो विक्टिम की सोल टेस्टिमनी है वो सस्टेन करने के लिए किसी कन्विक्शन, कोई भी कन्विक्ट को कन्विक्शन देने के लिए इनफ है अगर वो क्रेडिबल और कन्विंसिंग लग रही है, उस माइनर की कोई भी टेस्टिमनी है। अगर कोई नाबालिग बच्चा है उसके साथ कोई घटना घटित हुई है तो वहां पे ये बोल के उसको नहीं डिनाई कर दिया जा सकता कि भैया आप तो बच्चे हो, आप तो ऐसे ही बोल रहे होगे। अगर वो एक क्रेडिबल और कन्विंसिंग बात बोल रहा है तो उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस होना चाहिए और तब उसके ऊपर जो जुडिशियल है या जुडिशरी है उसको जजमेंट देना चाहिए। तो ये चीज़ क्या शो करता है, जुडिशियल सेंसिटिविटी को शो करता है। तो ये काफ़ी अच्छा टर्म है, मतलब जुडिशरी को बहुत ज़्यादा एकदम प्रूफ पे या फिर बहुत ज़्यादा माइनर मेजर पे नहीं जाना, उसको सेंसिटिव होना पड़ेगा। जो आपके माइनर बच्चे हैं जिनकी चाइल्ड ट्रैफिकिंग में या फिर जो ऐसे बच्चे जो कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में जा चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही सेंसिटिव स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। तो जो कहा है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये ग्रेव ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडिया में है और ये सफिशिएंट ग्राउंड है, अगर किसी विक्टिम ने टेस्टिमनी दी है वो सफिशिएंट है अपने आप में। और जो कभी भी छोटे छोटे माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं उसकी वजह से जो ट्रैफिक चाइल्ड अपना एविडेंस दे रहा है उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हो। और कभी भी कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा अगर विक्टिम है इस चीज़ का तो उसके लिए उसको कभी मजबूर नहीं कर सकते हो कि भैया चलो ठीक है अब आपको इस पे रफा दफा कर लो। ऐसा वाला कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अक्सर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो पेरेंट्स के प्रेशर से कि भैया आपकी लाइफ कैसी होगी, आप छोड़ दो इस बात को, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। और कोर्ट ने भी उसको कहा है कि भैया सेंसिटिविटी शो होगी ताकि सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन ना हो सके। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा बोल ही ना पाए, पूरी लाइफ के लिए वो ट्रॉमा लेकर जाए अपने साथ में। फिर कैसे इंपैक्ट करेगा, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये चीज़ से क्या होगा, कन्विक्शन रेट अच्छा होगा, विक्टिम सेंट्रिक ट्रायल होंगे, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज ट्रैफिकिंग कार्टल्स हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर एक्शन होंगे। और सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन अगर और अच्छा करना है तो जो जजेस, पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स होने चाहिए, साथ ही साथ इन कैमरा ट्रायल भी होना चाहिए, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, कंपनसेशन जो विक्टिम्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से देना होगा, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि ये जो ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है इसको पूरी तरीके से इसकी कमर, इसकी डिसमेंटलिंग की जा सके आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स है। यहाँ बात हो रही टू लो इन्फ्लेशन, टू लो एंड इन्फ्लेशन अ कॉज फॉर कंसर्न। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि इन्फ्लेशन के रिगार्ड में क्या कहा गया है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग ये कहता है कि 4 + 2 - 2 होना चाहिए, मतलब अगर 6% तक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो 4 - 2 हो चुका है 2 तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2% से कम हुआ तब दिक्कत है। तो रिसेंटली क्या हुआ था, 2% से कम हुआ था इन्फ्लेशन। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने सोचा भैया क्या पता लोगों के पास डिमांड ना उठ रही हो, लोगों के पास पैसा ना जा रहा हो, तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया था। रिड्यूस करने के बाद क्या हुआ, देयर मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एंश्योर कि जो डिमांड है वो बढ़े और महंगाई थोड़ी और बढ़ जाए, क्योंकि बहुत कम महंगाई भी अच्छी नहीं होती है। तो रेपो रेट तो कट कर दिएगा 25 बेसिस पॉइंट्स। और रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का साधारण सा मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से जब लोन लेते हैं तब जो इंटरेस्ट रेट लगता है आरबीआई लगाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे हेडलाइन सीपीआई है वो गिरा था 0.3% तक। अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ बताता हूँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब होता है जो ओवरऑल इन्फ्लेशन दिख रहा है इकोनॉमी में, ओवरऑल महंगाई जो दिख रही है उसे हेडलाइन बोलेंगे। और जब कहा जा रहा है कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन में क्या होगा, इसी हेडलाइन इन्फ्लेशन में से जब वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे सामान या ऐसी वस्तुएं जिनके प्राइसेस बहुत चेंज होते रहते हैं, बहुत डायनेमिक होते हैं, उनको हटा दिया जाता है, तब वो कोर इन्फ्लेशन बन जाता है। अब ये सारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहाँ से होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा की जाती है। अब अगर एमपीसी के बारे में बताऊं तो ये आरबीआई एक्ट 1934 को जब अमेंड किया गया था 2016 में, तो उसके द्वारा कमेटी बनाई गई थी जिसका उद्देश्य था बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करना, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंश्योर की जा सके। ठीक है, अब यहां पे मैंडेट क्या है, सीपीआई इन्फ्लेशन ऑलरेडी बता दिया, 4% ±2 रहेगा यहां पे। ठीक है, कॉम्पोजिशन जो होंगे 3 आरबीआई के बंदे रहेंगे इसमें और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स रहेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब यहां पे की फीचर्स क्या है, ये बाई मंथली मीट होती है, मतलब 2 महीने में एक बार होगा तो साल में 6 बार मीट होंगे। हर एक के पास एक वोट होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में मदद करती है। ये जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, फोकस करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे, मेजर जो रहता है इनका। 2017 क्वेश्चन कई बार बता चुका हूं, इट डिसाइड्स आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली। इट इज 12 मेंबर बॉडी? नहीं। इट फंक्शंस अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। क्या ऐसा है? एब्सोल्युटली नॉट। तो 1 ओनली इज दी राइट वन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात करें, कई बार आपको बता चुका हूं और फिर से बोल रहा हूं, काफी पोटेंशियल है इस टॉपिक में पेपर में आने का। अल फशेर सिटी कहां पे है, बोलोगे सूडान में है। अब आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूं, यहाँ पे ये जो आर्टिकल डाला गया है ना, ये एक आप बीती है एक नर्स की, जिन्होंने बताया जो आपका अल फशेर में रहती थी, जब लौटी तो उन्होंने देखा कि भैया अल फशेर केवल अब बॉडीज से, वहाँ पे जो नेबर्स थे जहाँ पे पहले रहते थे, अब सब कुछ पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। क्योंकि अल फशेर सिटी सूडान का जो हिस्सा है, और सूडान की कैपिटल क्या है, खार्तूम। खार्तूम के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि ये क्या पूछा गया है, यूपीएससी ने इसके ऊपर खार्तूम पूछा हुआ है। तो जो आपकी रैपिड सपोर्ट फोर्स है, ये वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ाई कर रही है सूडान की मिलिट्री से सिंस 2023, और जब ये सीज कर लिया किससे, अल फशेर सिटी को सूडान की आर्मी से, तब से यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे एट्रोसिटीज़, बहुत बड़े लेवल पे रेप, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे यू कैन इमेजिन इतने सारे ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे एक जो पॉइंट कहा गया कि यहाँ पे मोर देन 1 लाख पीपल जो थे वो छोड़ के जा चुके हैं, और अभी भी कहा जा रहा है 70 से 80 हज़ार लोग, 1 लाख लोग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ट्रैप हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जहाँ पे हैं कि लोग यहाँ पे रैंसम चल रहा है, यहाँ पे ड्रग का कार्टल्स चल रहा है, मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। यहीं पे एक रीज़न है दारफुर। दारफुर के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, दारफुर कैपिटल नाइला, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप अपने दिमाग में रख सकते हो प्लेसेस इन न्यूज़ के रिगार्ड में। एक अल फशेर, एक सूडान, एक दारफुर, फिर एक नाइला, ये सारे पॉइंट्स से कई बार मैंने आपको बता भी थे इसके रिगार्ड में। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेंगे तो स्ट्रेट अवे डायरेक्टली आपसे बोलेंगे कि ये प्लेसेस है, बताइए कहां से बिलोंग करता है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।